स्वागत है आपका। बात करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों की, जहां निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज है और वहीं हरिद्वार प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसी वजह से प्रशासन नियमों को लेकर के कार्रवाई करने में भी जुटा हुआ है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी और इधर हरिद्वार नगर निकाय चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की विशेष टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। जिला अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि अवैध नशे पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और इन टीमों को संवेदनशील इलाकों में सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नहीं, चुनाव प्रक्रिया में चाहे अवैध शराब हो, चाहे नशा हो, चाहे अवैध वांछित लोग हों, किसी को भी प्रभावी होने नहीं दिया जाएगा और लगातार कार्रवाई चल रही है। अवैध शराब भी पकड़ी जा रही है, जगह छापे डाले जा रहे हैं। अवांछनीय तत्वों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उनको पाबंदी की जा रही है, उनकी जो है ड्रग्स पर भी कार्रवाई की जा रही है और अवैध तरीके से कोई धनराशि ले आता उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार जो भी कार्रवाई निर्वाचन के लिए आवश्यक है हम लोग कर रहे हैं और किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, चुनाव तो 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। 25 जनवरी को काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे और इससे पहले उत्तराखंड के कई जिलों में तैयारी पुख्ता की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और पूरा नगर प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो बिना किसी असुविधा के और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर तैयारियां कुछ इस तरह से हरिद्वार में जारी है। वहाँ एक तरफ प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तमाम जिलों में तैयारियां नगर निकाय चुनाव की देखी जा रही हैं। इधर हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में नया मोड़ सामने आया है। मेयर पद के लिए प्रत्याशियों के नाम भी वापस हो चुके हैं। प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। 2 प्रत्याशियों ने वापस ले लिए हैं नाम, जिसमें कि समाजवादी पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मेयर पद के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। 12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। तो नगर निगम हल्द्वानी की सियासत में एक नया मोड़ सामने आया है। नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद अब मेयर पद के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। आपको बता दें कि काठ गोदाम हल्द्वानी नगर निगम सीट से मेयर के 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिनमें से सपा के अधिकृत प्रत्याशी शोएब अहमद और एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी रुपेंद्र नागर ने नाम। बीजेपी और कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। बता दें कि मेयर प्रत्याशियों और अन्य पार्षदों के लिए 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। इससे पूर्व सभी प्रत्याशियों को आज यानी 3 जनवरी को चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जो अधिसूचना निर्गत की गई थी उसके तहत आज 4 बजे तक नाम वापसी हेतु तिथि नियत की गई थी। नगर निगम हल्द्वानी में कुल 12 उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दायर किए गए थे, जिसमें से 2 व्यक्तियों द्वारा आज अपना नामांकन वापस लिया गया है। इसमें से एक शोएब अहमद समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे और एक रुपेंद्र नागर निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन वापस लिया गया है। इस प्रकार अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 10 रह गई। इधर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हरिद्वार प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से तैयारी
की जा रही है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो सके इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। और ये भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 23 जनवरी को वोट पड़ेंगे, 25 जनवरी को नतीजे आएंगे। इधर निकाय चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। बागेश्वर से कांग्रेस को झटका लगा है। नगर अध्यक्ष सहित 11 बूथ अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है। बागेश्वर में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला था। कांग्रेस ने गीता रावल को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने कवि जोशी का बागेश्वर से टिकट बदलने के बाद नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने 11 बूथ अध्यक्षों के साथ मिलकर इस्तीफा दे दिया है और इसका खामियाजा बागेश्वर में कांग्रेस के बड़े नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। बागेश्वर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुनील पांडे ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफा देने के बाद बागेश्वर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील पांडे का कहना है कि बागेश्वर जिला स्तर के नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है। कार्यकर्ताओं को अपमानित और नीचा दिखाने का काम भी किया है। बागेश्वर में नगर कांग्रेस कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी के साथ जाने का ऐलान भी कर चुके हैं। इस नेतृत्व द्वारा जो एक यूथ को सम्मान दिया गया था, कहीं ना कहीं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ने उस सम्मान को अपमान में बदलने का काम किया गया है। नगर अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने मुझे भरोसे में लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि हम इसमें टिकट का इस हिसाब से वो कर रहे हैं, पर इन्होंने बिना किसी को भरोसे में लिए हुए, बिना मुझे बताए हुए एक कर्मठ कार्यकर्ता का टिकट काटकर दूसरे को दे दिया गया है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए मैं आज नगर अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। इधर पहाड़ों की रानी मसूरी में पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मसूरी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 5 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं 13 वार्डों में 62 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव में मनीषा खरोला सहित सभासद से 2 लोगों ने नाम वापस ले लिया है। मसूरी नगर पालिका में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों का हाल जान रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछकर निदान का वादा भी कर रहे हैं। मसूरी में बीजेपी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने विभिन्न वार्डों के सभासदों के साथ मसूरी टेहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक जनसंपर्क किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी सभासद और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी भारी मतों से जनता के सहयोग से जीतने जा रही है। जी ने भी कहा है कि बहुत सारी चीजें जो नहीं हो पाई है पूर्व पालिका बोर्ड के ने नहीं की है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अभी मैं चुनावी जंग में हूँ, इस लड़ाई को लड़ूंगी और जो काम अधूरे रह गए हैं, जो होने चाहिए थे मसूरी के लिए, उन कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। तरीके से पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली हार से उन्होंने एक ठोकर लगी है, कुछ सीखा है कि अगर आपका अपना होगा, हमारा कहने का मतलब अगर अपना मारेगा तो छांव में डालेगा, तो अगर आपका अपना होगा चाहे कैसे भी है वो आपका अपना होगा। तो आपको देखना होगा आज की डेट में कि आपको पार्टी कैंडिडेट को आगे बढ़ाना होगा। आगे जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे वो लंडौर का काफ़ी समय से लंडौर का विकास छूटा है, चाहे लंडौर का हो, टूर्री का हो, पार्किंगों का हो, हॉस्पिटल का मामला है, एजुकेशन का मामला है, कॉलेज का मामला है, कई मामले ऐसे हैं। जिस दिन हमारा यहाँ पर वो जीत कर आएगा, उसी दिन से ये लगा लीजिए कि 3 इंजन की सरकार काम करना शुरू कर दी। उनके और हमारे कैंडिडेट क्या फर्क है? एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब मेरे को पूर्ण विश्वास है, जिस हिसाब से हमारे पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता सब साथ जुड़ रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम व्यक्ति विशेष के काम नहीं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और मैं निश्चित हम सब लोग स्वस्थ हैं कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं उन दोनों प्रत्याशियों को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है सामने एक दिन डिबेट में आ जाओ, तुम बता तुमने मसूरी का तुमने क्या विकास किया, ये तुम्हारे पति ने क्या विकास किया, ये तुम्हारे जो सीनियर नेता उन्होंने क्या विकास किया।
और हमारे नीरज सकलानी जी बताएंगे कि भाजपा ने क्या विकास किया, इस शहर की स्थिति जो यमुना जल योजना में जो भी विकास हुए हैं माननीय विधायक जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी के आशीर्वाद से हुए। इधर 38वें राष्ट्रीय खेलों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए शुभंकर मौली के साथ 3 प्रचार रथ बागेश्वर पहुंचे। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ आज से 5 जनवरी तक जिले के तीनों विकास खंडों में जाकर प्रमुख स्थानों और शहर की मुख्य सड़कों और बाजारों में घूमकर लोगों को राष्ट्रीय खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल 6 जनवरी को बागेश्वर पहुंचेगी। जिलाधिकारी ने खेल विभाग के इंडोर स्टेडियम परिसर से तीनों प्रचार रथों को रवाना करते हुए सभी को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर शुभकामनाएं दी और अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय खेलों से जुड़ने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने और यहाँ के युवा खिलाड़ियों को सीखने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नए मतदाता बनने पर लोगों को मतदाता की शपथ भी दिलाई। तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना है और इसको लेकर के तैयारियां देखी जा रही है। आज से लेकर 5 जनवरी तक राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। इधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। 5 से 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ होगा, सक्रिय होगा ये पश्चिमी विक्षोभ। 5 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। साथ ही 3 से 4 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने की ओर है और मौसम विभाग ने 5 जनवरी से राज्य के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और 3 और 4 जनवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 5 जनवरी से शुरू होने वाला ये बदलाव 7 जनवरी तक बना रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक रोहित अपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है और इससे तापमान में भी गिरावट आएगी। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित अपलियाल ने बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की है। 5 और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2 दिन रह सकता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई जा रही है और मैदानी इलाकों में भी घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। 5 से 6 जनवरी तक ये माना जा रहा है कि बर्फबारी और बारिश की संभावना है पश्चिमी विक्षोभ के कारण और ऐसे में ठंड का सितम और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। लोगों को इस ठंड से फिलहाल तो राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। 3 से 4 जनवरी तक प्रदेश में मौसम थोड़ा शुष्क रहने वाला है।
और ज्यादा जानकारी के साथ अनुज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अनुज, जैसा कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है, किन किन इलाकों के लिए खास तौर पर यह अलर्ट जारी किया गया है? उत्तराखंड के मौसम की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया हुआ है, ठिठुरन है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी की अगर बात करें, केदारकांठा की अगर बात करें, चक्राता की अगर बात करें, त्यूणी की अगर बात करें, नैनीताल या बागेश्वर की अगर बात करें, तो इन जगहों पे जो है भारी बर्फबारी हो रही और बारिश के भी आसार मौसम विभाग ने बताया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां पे बर्फबारी होने की संभावना है। आपका 3, 4, 5, 6 इन 4 तारीखों में जो हाई एल्टीट्यूड एरिया वहां पे बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरकाशी जो क्षेत्र है वहां भी बर्फबारी हो सकती है। चमोली जो क्षेत्र है वहां हिमस्खलन की भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। तो आप अगर नए साल का प्लान बना रहे हैं उत्तराखंड घूमने के लिए, थोड़ा सा बच करके करें, लेकिन फिलहाल बर्फबारी मिल सकती है। ठिठुरन बढ़ी हुई है, घना कोहरा है, विजिबिलिटी कम है। सुबह अगर आप 6, 5, 6 या 7, 8 बजे तक भी अगर आप करते हैं तो विजिबिलिटी कम है, क्योंकि हरिद्वार प्लेन का एरिया है, तो हरिद्वार में भी घना कोहरा और ठिठुरन है। धूप नहीं निकल रही राजधानी देहरादून में। हालांकि आज धूप जरूर निकली, लेकिन लोगों के चेहरे पे खुशी जरूर नजर आई कि भीषण ठंड से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली। लेकिन शाम होते होते ठंड अपने चरम सीमा पे पहुंच रही है और बर्फीली हवाएं और ठंड के कारण जो है लोग ठिठुर रहे हैं। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार क्षेत्र हो, राजधानी देहरादून के कई जो चौक चौराहे हैं वहां पे प्रशासन के द्वारा जो है अलाव जलाया जा रहा है। साथ ही साथ कंबल वितरण भी किए जा रहे हैं, जैसा कि अभी कल हरिद्वार क्षेत्र में हरिद्वार एसएसपी और जिलाधिकारी ने कंबल वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके लिए बैठक कर रखी है कि जो पहाड़ी जिले हैं जहां पे बर्फबारी हो रही है वहां पे जवानों को मुस्तैद किया जाए, जो हमारे एसडीआरएफ के जवान हैं उनको मुस्तैद किया जाए, और साथ ही साथ जो टूरिस्ट उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उनको भी जो है, जो जवान उत्तराखंड के जो जवान हैं उनको सही दिशा दे, और साथ ही साथ मनोरंजन के साधन भी, चूंकि चक्राता और त्यूणी में लगातार बर्फबारी भी हो रही है, तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में थोड़ी सी धूप जरूर राजधानी देहरादून में दिखाई दी, लेकिन शाम होते होते ठंड वही ठिठुरन जैसा माहौल फिर से चालू ठिठुरन जैसा माहौल फिर से चालू। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस मौसम में जब बर्फबारी भी होती है, पर्वतारोही भी आते हैं, और ऐसे में कोई घटना ना हो एवलांच जैसे कि आपने बताया कि एवलांच भी हो सकता है, संभावना यही है, तो उनको लेकर के क्या सावधानी बरतने को कहा गया है? क्या उस इलाके में भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? उनको पहले से सावधान रहने को कहा गया है? बिल्कुल अंजलि, चमोली जो एरिया है वहां पे हिमस्खलन की घटना के लिए अंदेशा जताया है मौसम विभाग ने और आपदा प्रबंधन केंद्र। इसके लिए आपदा प्रबंधन केंद्र ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। चमोली के जो जिलाधिकारी हैं संदीप तिवारी, उन्होंने भी इस बात को बोला है कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां पे थोड़ा सा जाने से बचे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की एक घटना होती, इसमें जो ऋषिकेश के जो टूरिस्ट थे वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में गए हुए थे और वहां पे वो फंस गए थे, जहां पे उत्तराखंड के जो जवान थे उन्होंने उनका रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके उनको नीचे लेकर के आए, सुरक्षित स्थान पर लेकर के आए। तो वहां जाने के लिए थोड़ा सा उन्होंने मनाही जरूर करी है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र है, चोपता की अगर बात करें, औली क्षेत्र की अगर बात करें, तो वहां आप जा सकते हैं, वहां बर्फ का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि नया साल है, नए साल के खुशियां लोग मना रहे हैं, नए साल के लिए खुशियां लोग मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुज, और बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इधर हरिद्वार में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। हरिद्वार, रुड़की और लक्सर से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है, जैसे कि बालामऊ स्टेशन यार्ड की रीमॉडलिंग का काम जारी है। 1 जनवरी से 19 फरवरी तक ये रीमॉडलिंग का काम जारी रहेगा। 50 दिन का मेगा ब्लॉक रहेगा। तो बालामऊ रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम होने से 50 दिन मेगा ब्लॉक रहेगा, और ऐसे में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कुछ का रूट बदला गया है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान लक्सर, रुड़की और हरिद्वार से लेकर चलने वाली कई ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। कोहरे के कारण दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक
3 महीने के लिए 30 ट्रेनें पहले से ही निरस्त हैं और अब जनवरी और फरवरी में भी रेल यात्रा करने वालों को परेशानी उठानी पड़ेगी। दरअसल मुरादाबाद लखनऊ रूट के बालामऊ स्टेशन पर रेलवे ने 1 जनवरी से यार्ड रीमॉडलिंग का काम शुरू किया है और ये काम 19 फरवरी तक चलेगा। 50 दिन के इस मेगा ब्लॉक के दौरान लक्सर रोटी हरिद्वार होकर चलने वाली कई ट्रेनें मुख्यालय ने अलग अलग तिथि में रद्द कर दी है। और हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति के फैक्ट्री में प्रवेश करने पर फैक्ट्री मालिकों ने महिला लेबर इंस्पेक्टर को घेर लिया है। बहादुराबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि लेबर इंस्पेक्टर बिना नोटिस और अनुमति के फैक्ट्री में घुसी, जो नियमों का उल्लंघन है और उनका कहना है कि किसी भी प्रकार के निरीक्षण से पहले नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दूसरी ओर महिला लेबर इंस्पेक्टर मीनाक्षी भट्ट ने बताया कि उन्होंने फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर को काम करते हुए देखा, जो कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि हम समय समय पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी इंस्पेक्शन में हमने उस बच्चे की सारी जानकारी ले ली है। आधार कार्ड हमें दिखाया गया है, लेकिन हम आधार कार्ड से संतुष्ट नहीं हैं। भाई आधार कार्ड हमें फर्जी भी मिलते हैं काफ़ी, और संज्ञान में भी आए हैं ऑफिशियली और वैसे कि भाई आधार कार्ड फर्जी भी बनाए जाते हैं। तो वो हमें छोटा लगा, 18 से कम। तो फिलहाल तो हमने आधार कार्ड का वो ले लिया है, जब्त कर लिया है, उसकी फोटो वगैरह ले लिया। तो बिल्कुल ये गलत है। अगर एसोसिएशन वाले कह रहे हैं तो मैं इसका बिल्कुल गलत कहूंगी कि कोई ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है किसी पे। जहां भी हम जाते हैं वहां पे नोटिस उसको सर्व किया जाता है, और यहाँ पे इंडस्ट्री वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपना सरकारी काम कैसे कर पाएंगे। इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।